नमस्कार प्रिय साहित्य प्रेमियों। स्वागत है आपका साहित्य सागर चैनल में। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास प्रेमा का भाग 10 विवाह हो गया। ये भाग एक नए मोड़ की शुरुआत है जहां प्रेमा के जीवन में विवाह के माध्यम से बदलाव आता है। लेकिन प्रेमचंद जी की शैली में यह केवल एक सामाजिक रस्म नहीं बल्कि कई भावनाओं और विचारों की गहराई है। ये हंखो देखी बात है कि बहुत करके जुठी और बेसिर पैर की बातें आप ही आप फैल जाया करती है, तो भला जिस बात में सच्चाई नाम मात्र भी मिली हो उसको फैलते कितनी देर लगती है। चारों ओर यही चर्चा थी कि अमृतराय उस विधवा ब्राह्मणी के घर बहुत आया जाया करता है। सारे शहर के लोग कसम खाने पर उद्यत थे कि इन दोनों में कुछ सौंठ गौंठ जरूर है। कुछ दिनों से पंडाइन और चौबाई नदिनी भीमना के बनाव चुनाव पर नाक भौंचड़ाना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके विचार में अब वह ऐसे बंधनों की भागी थी। जो लोग विद्वान थे और हिंदुस्तान के दूसरे देशों के हाल जानते थे, उनको इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं यह दोनों नियोग न करे लें। हजारों आदमी इस घात में थे कि अगर कभी रात को अमृतराय पूर्णा की ओर जाते, पकड़े जाए तो फिर लौट कर घर न जाने पावे। अगर कोई अभी तक अमृतराय की नियत की सफाई पर विश्वास रखता था तो प्रेमा थी। वह बेचारी वीर में जलते जलते कौंटा होगी, मगर अभी तक उनकी मोहब्बत उसके दिल में वैसी ही बनी हुई थी। उसके दिल में कोई बैठा हुआ कह रहा था कि तेरा विवाह उनसे अवश्य होगा। इसी आशा पर उसके जीवन का आधार था। वह उन लोगों में थी जो एक ही बार दिल का सौदा चुका चुकाते हैं। आज पूर्णा से वचन लेकर बाबू साहब बंगले पर पहुंचने भी न पाए थे कि खबर एक कान से दूसरे कान फैलने लगी और शाम होते होते सारे शहर में यही बात गूंजने लगी। जो कोई सुनता उसे पहले तो विश्वास न आता। क्या इतने मान मर्यादा के ईसाई हो गए है, बस उसकी शंका मिट जाती। वह उनको गालियां देता, कोसता। रात तो किसी तरह कटी। सवेरा होते ही मुंशी बद्री प्रसाद के मकान पर सारे नगर के पंडित, विद्वान, धनाढ़े और प्रतिष्ठित लोग एकत्र हुए और इसका विचार होने लगा कि यह शादी कैसे रोकी जाए। पंडित भृगुदत्त विधवा विवाह वर्जित हैं, कोई हमसे शास्त्रार्थ कर ले। वेद पुराण में कहीं ऐसा अधिकार कोई दिखा दे तो हम आज पंडिताई करना छोड़ दें। इस पर बहुत से आदमी चिल्लाए, हाँ जरूर शास्त्रार्थ हो। शास्त्रार्थ का नाम सुनते ही इधर उधर से सैकड़ों पंडित विद्यार्थी बगलों में पोथियां दबाए, सिर घुटाए, अंगोछा कधे पर रखे, मुंह में तमाकू भरे इकट्ठे हो गए और छक छक होने लगी कि जरूर शास्त्रार्थ हो। पहले यह श्लोक पूछा जाए, उसका यह उत्तर दें तो फिर यह प्रश्न किया जावे। अगर उत्तर देने में वह लोग साहित्य या व्याकरण में जरा भी चूके तो जीत हमारे हाथ हो जाए। सैकड़ों कटमुल्ले गवार भी इसी मंडली में मिलकर कोलाहल मचा रहे थे। मुंशी बद्री प्रसाद ने जब इनको शास्त्रार्थ करने पर उतारू देखा तो बोले, किससे करोगे शास्त्रार्थ? मान लो वह शास्त्रार्थन करे तब। सेठ धूनी मल बिना शास्त्रार्थ किए विवाह कर ले गए, थाने में रपट कर दूंगा। ठंकुर जोरावर सिंह मुंह पर ताव देकर, कोई ठट्ठा है ब्याह करना, सिर काट डालूंगा। लोहू की नदी बह जाएगी, राव साहब वार्ता की बारात काट डाली जाएगी। इतने में सैकड़ों आदमी और आडटे और आग में ईंधन लगाने लगे। एक, जरूर से जरूर सिर गंजा कर दिया जाए। दूसरा, घर में आग लगा देंगे, सब बारात जल भुन जाएगी। तीसरा, पहले उस यात्री का गला घोंट देंगे। इधर तो यह हरबोंग मचा हुआ था, उधर दीवान खाने में बहुत से वकील और मुख्तार मंजलाम चाह रहे थे। इस विवाह को न्याय विरुद्ध साबित करने के लिए बड़ा उद्योग किया जा रहा था। बड़ी तेजी से मोटी मोटी पुस्तकों के वरक उल्टे जा रहे थे। बरसों की पुरानी धुरानी नजीरें पड़े रही थी, खींचे कोई दाएं दांव पकड़ निकलावे, मगर कई घंटे तक सरख पाने पर कुछ न हो सका। आखिर यह सम्मति हुई कि पहले ठाकुर जोरावर सिंह अमृतराय का धमकावे। इस पर भी वह न माने तो जिस दिन बारात निकले सड़क पर मार पीट की जाए। इस प्रस्ताव के बाद न मानो तो विसर्जन। बाबू अमृतराय ब्याह की तैयारियों में लगे हुए थे कि ठाकुर जोरावर सिंह कातर पहुंचा। उसमें लिखा था, बाबू अमृतराय को ठाकुर जोरावर सिंह का सलाम बंदगी बहुत बहुत तरह से पहुंचे। आगे हमने सुना है कि आप किसी विधवा ब्राह्मणी से विवाह करने वाले हैं। हम आपसे कह देते हैं कि भूलकर भी ऐसा न कीजिएगा, नहीं तो आप जाने और आपका काम। जोरावर सिंह एक धनाढ़ी और प्रतिष्ठित आदमी होने के उपरांत शहर के लठैंतों और बौंके आदमियों का असरदार था और कई बेरबड़े बड़ों को नीचा दिखा चुका था। असकी धमकी ऐसी न थी कि अमृतराय पर उसका कुछ असर न पड़ता। चिट्ठी को देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। सोचना लगे कि ऐसी कौन सी चाल लूं कि इसको अपना आदमी बना लूं कि इतने में दूसरी चिट्ठी पहुंची। यह गुमनाम थी और सका आशा भी पहली चिट्ठी से मिलता था। इसके बाद शाम होते होते सैकड़ों गुमनाम चिट्ठियों आई। कोई की कहता था कि अगर फिर ब्याह का नाम लिया तो घर में आग लगा देंगे, कोई सर काटने की धमकी देता था, कोई पेट में छुरी भोंकने के लिए तैयार था और कोई मूंछ के बात उखाड़ने के लिए चुटकियों गर्म कर रहा था।
अमृत राय तो जानते कि शहर वाले विरोध अवश्य करेंगे, मगर उनको इस तरह की राड का गुमान भी न था। इन धमकियों ने जरा देर के लिए उन्हें भय में डाल दिया। अपने से अधिक खटका उनको पूर्णा के बारे में था कि कहीं यही सब दुष्ट उसे कोई हानि पहुंचावे। उसी दमक पड़े पहन बैलगाड़ी पर सवार होकर चटपट मजिस्ट्रेट की सेवा में उपस्थित हुए और फिर उनसे पूरा वृत्तांत कहा। बाबू साहब का अंग्रेजों में बहुत मान था, इसलिए नहीं कि वह खुशामदी थे या अफसरों की पूजा किया करते थे, किंतु इसलिए कि वह अपनी मर्यादार खनाब जानते थे। साहब ने उनका बड़ा आदर किया, उनकी बातें में ध्यान से सुनी, सामाजिक सुधार की आवश्यकता को माना और पुलिस के सुपरिटेंडेंट को लिखा कि आप अमृत राय की रक्षा के वास्ते एक गार्ड रवाना कीजिए, खबर लेते रहिए कि मारपीट खून खराब न हो जाए। सौंझ होते होते 30 सिपाहियों का एक गार्ड बाबू साहब के मकान पर पहुंच गया, जिनमें से 5 बलवान आदमी पूर्णा के मकान की हिफाजत करने के लिए भेज गए। पूर्ण पाठ जारी है, कृपया कहें यदि पूरा दोबारा चाहिए। यह अंश बहुत लंबा है और सीमाओं से अधिक हो गया है। मैं अगला हिस्सा तुरंत दे सकता हूं। यह कहते हुए उन्होंने रुमाल से उसके आंसू पोंछे और उसे गले से लगाया। प्रेमरस की माती पूर्णा ने अमृत राय का हाथ पकड़ लिया और बोली, आप तो आज ऐसे प्रसन्नचित्त हैं मानो कोई राज मिल गया है। कोई झूठ है जिससे ऐसी रानी मिले, उसे राज की क्या परवाह। आज का दिन आनंद में कटा। दूसरे दिन बरातियों ने विदा होने की आज्ञा मांगी, मगर अमृत राय की यह सलाह हुई कि लाला धनुषधारी लाल कम से एक बार सबको अपने व्याख्यान से करेंगे। यह सलाह सबो पसंद आई। अमृत अपने बगीचे में एक बड़ा शामियान खड़ा करवाया और बड़े उत्सव से सभा हुई। वह धुंधर व्याख्यान हुए कि सामाजिक सुधार का गौरव सबके दिलों में बैठे गया। फिर तो 2 जलसे और भी हुए। दूने धूमधाम के साथ सारा शहर टूटा पड़ता था। सैकड़ों आदमियों का जनेऊ टूट गया। इस उत्सव के बाद 2 विधवा विवाह और हुए। दोनों दूल्हे अमृत राय के उत्साही सहायकों में थे और दुल्हनों में से एक पूर्णा के साथ गंगा नहाने वाली रामकली थी। चौथे दिन सबने बधाई विदा हुए। पूर्णा बहुत कन्नी काटती फिरी, मगर बरातियों के आग्रह से मजबूर होकर उनसे मुलाकात करनी ही पड़ी। और लाला धनुषधारी लाल ने तो 3 दिन उसे बराबर स्त्री धर्म की शिक्षा दी। शादी के चौथे दिन बाद पूर्णा बैठी हुई थी कि एक औरत ने आकर उसके एक बंद लिफाफा दिया। पड़ा तो प्रेमा का प्रेम पत्र था। उसने उसे मुबारकबादी दी थी और बाबू अमृत राय की वह तस्वीर जो बरसों से उसके गले का हार हो रही थी, पूर्णा के लिए भेज दी थी। उस खत की आखिरी सतरें ये थीं, सखी तुम बड़ी भाग्यवती हो, ईश्वर सदा तुम्हारा सुहाग कायम रखें। तुम्हारे पति की तस्वीर तुम्हारे पास भेजती हूं, इसे मेरी यादगार समझाना। तुम जानती हो कि मैं इसको जान से ज्यादा प्यारी समझती रही, मगर अब मैं इस योग्य नहीं कि इसे अपने पास रख सकूं। अब यह तुमको मुबारक हो। प्यारी, मुझे भूलना मत। अपने प्यारे पति को मेरी ओर से धन्यवाद देना। तुम्हारी अभागिनी सखी प्रेमा। अफसोस आज के 15वें दिन बेचारी प्रेमा बाबू दाननाथ के गले बौंधी दी गई। बड़े धूमधाम से बारात निकली। हजारों रुपया लुटिया दिया गया। कई दिन तक सारा शहर मुंशी बद्री प्रसाद के दरवाजे पर नाच देखता रहा। लाखों का वार न्यारा हो गया। ब्याह के तीसरे ही दिन मुंशी जी परलोक को सिधारे। ईश्वर उनको स्वर्गवास दे। विवाह हो गया। शीर्षक के पीछे छिपी कहानी यह दर्शाती है कि विवाह केवल एक बंधन नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों, त्याग और सामाजिक अपेक्षाओं का समुच्चय है। यदि यह प्रस्तुति आपके मन को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साहित्य सागर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला भाग हमें इस अद्भुत यात्रा के अंतिम क्षणों तक ले जाएगा। धन्यवाद।